Okay, students. Okay, students. So now we are going to start a mock interview for Akhil, and this is going to be a mock for UPPSC, and the date of interview is on 28th of April, and Akhil So is from civil 27th, engineering. 27th 27th April. of it. 27th April. Okay, Akhil. So please tell us something about yourself. Sir, thank you for this opportunity. So myself, Akhil, I have done my graduation from IIT Roorkee, and I have done my schooling from my local town, Kurukshetra. मेरी फैमिली में मेरे पापा हैं, मम्मी है और छोटी बहन है. Okay. What about placements? आपका Sir, I placement got नहीं हुआ? sir हुआ था. I got campus placement from IIT Roorkee, and there I did almost 2.5 year work. Okay. कौन सी you are placed in which company, Akhil? Sir, actually I was placed in a trading plus a financial analyst firm. Okay. So what was your role over there? Sir, actually, I was like we were told to trade forex trading plus and also the US government bonds. So we have to read the market and trade them. Okay. So you don't like this thing? सर अपने 2 बेसिकली साल के बाद नहीं में सर, मुझे अच्छा लगता था, मेरी जॉब अच्छी थी, बट मेरे पास खुद के लिए टाइम नहीं था सर, क्योंकि मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, मुझे बैडमिंटन खेलना बहुत पसंद है और फिजिकल एक्टिविटीज करना बहुत पसंद है, तो उसके लिए मुझे उन सब में टाइम नहीं मिल पाता था. तो ये फिर चीजें मेरी एफिशिएंसी पे थोड़ा सा इफेक्ट डालती हैं, तो इसलिए सर. Okay. So you did their work for 2 years or something. यस सर. Okay. Akhil, tell me what is your long-term career objective? सर मैं अपना करियर गवर्नमेंट सेक्टर में देखना चाहता हूँ, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया गवर्नमेंट सेक्टर में, क्योंकि सर जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं जो कि जैसे असिस्टेंट इंजीनियर हो गए या फिर यूपी लेक्चरर भी हैं, तो मतलब वो उनकी जब मैं लाइफ कंपेयर करता हूँ तो उनके लिए अपने लिए स्पेशली जो लेक्चरर में हैं उनके लिए अपनी फैमिली के लिए टाइम है, आराम से घूम ले रहे हैं, जो उनको करना है वो कर लेते हैं सर. तो मुझे भी इस तरह का लाइफस्टाइल चाहिए, तो मुझे लगता है कि मैं इसलिए गवर्नमेंट सेक्टर में आना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे एक अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए सर. Okay. So आपने और भी एग्जाम्स दिए होंगे अपार्ट फ्रॉम यूपीपीएससी, और कोई एग्जाम में आपका सर कॉल मैंने आया? अभी तक नहीं सर, ये मेरा फर्स्ट एग्जाम है जो मैंने क्रैक किया है ड्यूरिंग लास्ट 2.5 years. ओके. अखिल, आपको कोई टीचिंग एक्सपीरियंस है? यस सर. ओके. क्या पढ़ा है आपने अखिल? सर मैंने कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ा है, जैसे इरिगेशन, हाइड्रोलॉजी, सॉइल मैकेनिक्स, ये सब पढ़ा है सर मैंने. वैसे मैं कंफर्टेबल सर किसी भी सब्जेक्ट में हूँ. कहाँ पे पढ़ा? सर मैंने अपने लोकल कहाँ कोचिंग पे में पढ़ा पढ़ा है है. आपने? सर मैंने अपने लोकल कोचिंग्स में, जो कुरुक्षेत्र की लोकल कोचिंग्स है. लोकल कोचिंग. सर जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो मैं घर पे था, तो मैंने पार्ट टाइम के लिए पढ़ाना चालू किया, तो मुझे फिर इंटरेस्ट आने लगा, तो फिर मैंने इसे कंटिन्यू कर लिया, क्योंकि मेरी प्रिपरेशन कंप्लीट हो ओके. चुकी थी सो सर. you want to make your career in this teaching field यस itself. सर. Okay. अच्छा अखिल, according to you, what is the primary role of a professor? सर अगर आप ब्रॉड कंसेप्ट में जाएंगे तो मेरे हिसाब से मैंने इन चीज को 3 चीज में डिवाइड किया है कि एक प्रोफेसर कैसा होना चाहिए. सर अगर मैं उसकी पर्सनल लेवल में बात करूं तो पहली बात तो उसे सब्जेक्ट की गुड नॉलेज, ये तो सर हर प्रोफेसर को होना चाहिए. दूसरी बात सर उसे डिसिप्लिन होना चाहिए, क्योंकि वही चीज उसके स्टूडेंट्स में भी रिफ्लेक्ट होगी. सर तीसरी बात वो हार्ड वर्किंग के साथ साथ स्मार्ट वर्किंग भी होना चाहिए सर. चौथी चीज सर वो सिंसियर होना चाहिए. सर ये तो मतलब उसके पर्सनल पर्सपेक्टिव की बात हो गई. अगर मैं बात करूं टीचिंग्स में कि उसकी टीचिंग स्किल्स कैसी होनी चाहिए, तो जैसे अगर क्लास में 60 स्टूडेंट्स को टीच कर रहा है तो वो सब बच्चों को साथ में लेके चले. ऐसा नहीं करे कि अगर कोई बच्चा बिलो एवरेज है तो उसको जो इंटेलिजेंट बच्चा है उसके सामने उसने मतलब उसकी बेइज्जती कर दी या फिर उसका मजाक बना दिया, ऐसा ना करे. और अगर वो कुछ टॉपिक क्लास में पढ़ा रहा है तो जो एक अच्छा बच्चा है सिर्फ उसी के साथ आई कांटेक्ट ना बनाए, औरों पे भी ध्यान दे. और सर तो तीसरा ये हो ऐसा सकता है. आईआईटी रुड़की में होता है? आईआईटी रुड़की के प्रोफेसर्स के साथ में ये चीजें हैं? सर कभी कभी जैसे मैंने खुद ऐसी चीजें फेस की हैं, जो बच्चे सिंसियर नहीं होते, लेट अस सपोज किसी को अपना सिविल में करियर नहीं बनाना, तो प्रोफेसर उनको ऐसा कुछ इंटरेस्ट जनरेट नहीं कर पाता मतलब. ओके. आपका रिसर्च ऑब्जेक्टिव क्या है? वुड यू लाइक टू डू एनी सॉर्ट ऑफ रिसर्च व्हाइल परस्यूइंग करियर इन दिस? नो सर. रिसर्च में इंटरेस्ट नहीं है? नहीं सर. ओके. सो आप हमें 5 मिनट का डेमो
बता सकते हैं किसी टॉपिक का, whatever you are comfortable in. Yes, sir, definitely. Which subject? Sir, I would like to introduce irrigation. Go ahead. Sir, can I You go have to the 5 word minutes. that is? Start from the very basic. Yes, sure. Go to the. Okay, students. आज जो हमारा टॉपिक है वो है इरिगेशन। देखो, इरिगेशन को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम इरिगेशन पढ़ क्यों रहे हैं और ये हमारी सिविल इंजीनियरिंग में क्या कर रहा है। कुछ बच्चे ये भी सोच सकते हैं कि सर इसको हमने एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में क्यों नहीं डाल दिया। देखो, होता क्या है, अगर मान के चलो मैं कोई भी फसल की बात करूं, किसी भी क्रॉप की बात करूं, लेट अस सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं, इरिगेशन राइस, ठीक है। अब इसको पैदा करने के लिए इसमें मुझे क्या क्या चाहिए, सबसे जो मेन कंपोनेंट चाहिए वो चाहिए पानी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वाटर चाहिए। अब कितना वाटर चाहिए, कितनी ड्यूरेशन के लिए चाहिए, कितनी फ्रीक्वेंसी के लिए चाहिए, ठीक है। अब आप में से कोई एक मेरे से ये भी पूछ सकता है कि सर हमारे इंडिया में तो बारिश नहीं होती है, तो वो इसकी नीड पूरी कर देगी। तो मैं आपसे आंसर ये दूंगा कि देखो, बारिश राइस को पानी तो प्रोवाइड कर देगी, पर बारिश को ये नहीं पता कि राइस को कितना पानी चाहिए, कब चाहिए और कितनी फ्रीक्वेंसी में चाहिए, ठीक है। तो अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, अगर हम पानी का आउटसोर्सिंग करें, मतलब पानी को एक आर्टिफिशियल तरीके से प्रोवाइड करें, ताकि इस क्रॉप की, ऐसी बहुत सारी डिफरेंट क्रॉप्स हैं जिसकी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होंगी, तो उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए अगर मैं पानी की आउटसोर्सिंग करूं, मतलब उसे एक आर्टिफिशियल तरीके से प्रोवाइड करूं, तो उस प्रोसेस को बोलूंगा मैं इरिगेशन। तो मैं आपको थोड़ा सा लिखवा देता हूँ कि व्हाट इज इरिगेशन। देखो, आप लिख लो, इरिगेशन इज अ प्रोसेस in which we apply artificial water according to the needs of the field, ठीक है। अब देखो, हमने मोटा मोटा सा ये समझ लिया है कि इरिगेशन होता क्या है। अब इसके हम फर्दर बेनिफिट्स, इसके डिसएडवांटेजेस, इसके टाइप्स, ये सब देखेंगे आगे ड्यू कोर्स में। तो सबसे पहले मैं इसका एक आपको टाइप्स बताता हूँ कि टाइप्स ऑफ इरिगेशन क्या क्या हो सकती है, ठीक है। देखो, मैंने जैसे आपको बताया कि मेरी जो एक क्रॉप है इसको पानी चाहिए। अब मैं पानी इसको दो तरीके से दे सकता हूँ। कैसे, मान लो यहाँ पे मेरे पास एक हेड अवेलेबल है वाटर का, जो कि इस लेवल पे जहाँ पे मेरी क्रॉप है, ठीक है, उससे हायर हेड, उससे हाई है। मैं क्या कर सकता हूँ, ग्रेविटी की हेल्प से यहाँ पानी ला सकता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, कैनाल्स बनाऊंगा। अब देखो, तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि इरिगेशन कैसे सिविल से रिलेटेड है। हमने कैनाल पे आ गए, अब हमें कैनाल डिजाइन करना पड़ेगा, वाटर को स्टोर करने के लिए यहाँ पे डैम डिजाइन करना पड़ेगा। देखो, ये सारे हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स हैं जो हमारे सिविल का पार्ट है। तो धीरे धीरे करके सारी चीजें आपस में कनेक्ट हो जाएंगी। हमने स्टार्ट कहाँ से किया, हमने स्टार्ट यहाँ से किया कि हमें पानी देना है। हमें पानी देना कैसे, हमें पानी कैनाल से देना है। पानी आएगा कहाँ से, पानी आएगा रिजर्वोयर से जो हमने यहाँ स्टोर कर रखा है। तो सारी चीजें यहाँ पे सिविल से ही रिलेटेड है। ओके, अच्छा अखिल, टेल मी, ये कैनाल और चैनल में क्या डिफरेंस होता है? सर ऐसे अगर हम ब्रॉड उसमें देखें तो इतना कोई डिफरेंस नहीं होता। कैनाल, अगर हम ऐसे बोल दें कि जैसे रिवर को भी हम कभी कभी चैनल बोल देते हैं, लेकिन सॉरी कैनाल बोल देते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम किसी चीज को आर्टिफिशियली डिजाइन कर रहे हैं तो हम उसे चैनल बोलना थोड़ा ज्यादा प्रेफर करेंगे। बट ऐसा कुछ डिफरेंस कुछ खास ज्यादा होता नहीं सर मेरे हिसाब से। अच्छा, तो रिवर और स्ट्रीम में कोई डिफरेंस है या सेम ही है? सर सेम ही है मुझे लगता है। सेम होते तो एक ही वर्ड रख देते, अलग अलग वर्ड्स सर बोल रहे हैं। अच्छा, टेल मी, अखिल मुझे बताओ, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, सॉइल मैकेनिक्स और सॉइल इंजीनियरिंग में क्या डिफरेंस है, या सेम है? सर जियोटेक एक ब्रॉडर कंसेप्ट हो गया। उसमें हम सोइल के साथ साथ जितने हमारे रॉक्स हैं वो भी हम स्टडी कर लेते हैं। हमारे नीचे की अर्थ का क्रस्ट कैसा है, मेंटल कैसा है, वो सब हम देख सकते हैं। बट सोइल इंजीनियरिंग उसका वन ऑफ द कंपोनेंट हो गया सर, जो हमारे सरफेस पे सोइल प्रेजेंट है, अगर हम उसकी सिर्फ स्टडी करते हैं तो वो सोइल मैकेनिक्स का पार्ट हो जाएगा। सॉइल इंजीनियरिंग? सर उसके अंदर हम थोड़ा अगर इंजीनियरिंग एप्लीकेशन, जैसे हम सोइल को अगर यूज कर रहे हैं, ठीक है, अपने इंजीनियरिंग पर्पस के लिए, उसकी उसकी प्रॉपर्टीज को हम स्टडी कर रहे हैं और उसमें कुछ इंजीनियरिंग लगा रहे हैं। जैसे अगर मैं प्रॉपर्टीज की बात करूं, अगर मैं उसकी वॉइड रेशियो को स्टडी करना चाहता हूँ, उसमें कॉम्पैक्शन करने के बाद उसमें क्या इफेक्ट आएगा, तो ये सब अगर मैं स्टडी करना चाहता हूँ अपने इंजीनियरिंग पर्पस के लिए, तो हम उसे सोइल इंजीनियरिंग बोल सकते हैं सर। ओके ओके अखिल, ठीक है सर। Yes, yeah. Hi, Akhil. वेरी गुड इवनिंग सर। Yes, good evening. So, आपने इरिगेशन में एक टर्म बताया है, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। यस सर। So, can you define what it mean? सर इंटेंसिटी मतलब मैं कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ पानी दूंगा बार बार। लेट अस सपोज
मेरी जो राइस है उसका एक नोर पीरियड होता है पानी देने का। लेट अस सपोज वो वैसे तो इसकी एग्जैक्ट That is वैल्यू जो separate thing. Now, in intensity of irrigation and frequency of irrigation both are separate thing. You can't club these two, na? ओके सर। Intensity of irrigation is a separate thing, and frequency of irrigation is a separate thing. सर कैन आई टेल मैं एक बार बता सकता हूँ सर, मतलब मुझे थोड़ा सा याद आ रहा है इंटेंसिटी मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूँ। Yes, yes, go ahead. सर मुझे लगता है कि इंटेंसिटी यहाँ पे डिस्चार्ज से हो सकता है कि मैं कितनी अमाउंट में पानी दे रहा हूँ एक बार में। मुझे लगता है कि वो बेटर टर्म होगा। ओके, मेरा दूसरा क्वेश्चन है, अभी जो आपने इरिगेशन का टॉपिक जो डिलीवर किया है, दैट इज काइंड ऑफ बेसिक थिंग। सो एक टर्म आता है आउटलेट फैक्टर। यस सर। सो व्हाट इट मीन? सर जब हमने कैनाल्स बनाए थे तो डिफरेंट डिफरेंट कैनाल्स होते हैं, तो जब हम ड्यूटी निकालते हैं हमारे जो हेड है वाटर कोर्स के, तो उसकी ड्यूटी को ही हम आउटलेट फैक्टर बोल सकते हैं। दैट मीन्स द ड्यूटी ऑन द हेड ऑफ द वाटर कोर्स विल बी कॉल्ड एज आउटलेट फैक्टर सर। ओके, और एक मॉड्यूल भी होता है? यस सर, मॉड्यूल भी होता है। मॉड्यूल को डिफाइन कर सकते हो? सर मॉड्यूल एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो गवर्नमेंट और फार्मर के बीच में एक रिलेशन एस्टेब्लिश करता है। इसके बाद मतलब जहाँ पे हमने मॉड्यूल बना दिया उसके बाद सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फार्मर की हो जाती है कि वो अपने फील्ड से पानी कैसे ले जाएगा। अब मॉड्यूल में सब हम लोग इस तरीके से डिजाइन करते हैं कि जो फार्मर की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग उसमें पानी जाता रहे, ना वहां से कुछ ऐसा फार्मर कोई पानी की चोरी कर पाए या फिर पानी की लीकेज वगैरह लॉस ना हो, तो ये सब मॉड्यूल्स में आ जाएगा सर। इंडिया में मोस्टली किस तरह के मॉड्यूल बनते हैं? सर मैं आपको थ्योरेटिकल बता सकता हूँ, लेकिन मैंने ऐसा ये नहीं पढ़ा कि इंडिया में किस टाइप के मॉड्यूल है। यस यस सर फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आता है फिक्स मॉड्यूल, जिसमें लेट अस सपोज जो हमारा मॉड्यूल है उससे पहले जो डिस्ट्रीब्यूटरी फ्लो कर रही है और उसके बाद जो फील्ड चैनल है, तो उन दोनों के डिस्चार्ज पे उन दोनों के डिस्चार्ज पे डिपेंड नहीं करती। लेकिन अगर अगर मैं नॉन मॉड्यूलर की बात करूं तो सर उसमें जो फ्लेक्सिबिलिटी है, मेरी जो मॉड्यूल की फ्लेक्सिबिलिटी है वो दोनों के डिस्चार्ज पे डिपेंड करेगी। अगर मेरा डिस्ट्रीब्यूटर में भी डिस्चार्ज चेंज हो रहा है और मेरा जो फील्ड चैनल है उसमें भी डिस्चार्ज अगर चेंज हो रहा है तो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी में फर्क डालेगा वो। और अगर मैं फ्लेक्सिबल मॉड्यूल की बात करूं तो उसमें जो डिस्चार्ज है वो सिर्फ जो मेरा डिस्ट्रीब्यूटर चैनल है उसके डिस्चार्ज से ही फर्क डालेगा। ओके, अखिल आपने बताया कि आपका इरिगेशन इंजीनियरिंग में अच्छा कमांड है, राइट? सो मुझे लॉन्गेस्ट इरिगेशन कैनाल बता सकते हो? सॉरी सर। ओके, एक फीडर कैनाल होती है और एक कैरियर कैनाल होती है, दोनों में क्या डिफरेंस है? सर सर थोड़ा थोड़ा सा याद आ रहा है कि अगर मेरे कैनाल में किसी भी कारणवश पानी ज्यादा हो जाए तो मैं उसको निकाल सकता हूँ, या फिर कैनाल में पानी की कमी है तो उसको कहीं से ला सकता हूँ। सर मुझे टर्म्स में कंफ्यूजन हो रही है। ओके, यू सेड आपने इरिगेशन इंजीनियरिंग और सॉइल इंजीनियरिंग और हाइड्रोलॉजी ये सब्जेक्ट टीच किया, राइट? यस सर। ओके, सो आप मुझे बता सकते हैं कि लिक्विफेक्शन क्या होता है? यस सर। सर जब लेट अस सपोज मेरी कोई सैंड है, लूज सैंड है सर, उसको मैं कॉम्पैक्ट करना चाहता हूँ बट उसके अंदर पानी प्रेजेंट है, ठीक है। तो जब मैं उसको किस लेट अस सपोज मैं वाइब्रेशन की हेल्प से उसको कॉम्पैक्ट करना चाह रहा हूँ, सर होता क्या है कि जब मैंने उसको ऐसे इतनी स्पीड से या इतनी इंटेंसिटी से वाइब्रेट कर दिया कि जो उसकी शेयर स्ट्रेंथ थी वो बिल्कुल जीरो हो गई। वो जीरो हुई कैसे? क्योंकि जो इसका इफेक्टिव स्ट्रेस था सर वो जीरो हो गया। हाउ तो सोइल के इफेक्टिव पास स्ट्रेस रिड्यूसेस टू जीरो? सर इफेक्टिव स्ट्रेस का क्योंकि जो सारा का सारा लोड था वो मेरा पोर वाटर ने ले लिया। So what do you think, pore water in this case is increasing or decreasing? Sir, it will increase. That is why our effective stress will decrease because our total stress will remain constant. Okay. एक और टर्म आता है जिसे हम बोलते हैं क्विक सैंड कंडीशन। Yes, sir. So what is the similarity in between this liquefaction and quick sand condition? Sir, in both cases जो हमारी soil है वो अपनी strength को खो देती है। क्विक सैंड कंडीशन में क्या होता है, जब नीचे से सीपेज हो रही होती है सर, तब भी इफेक्टिव स्ट्रेस जीरो हो जाता है। और जो लिक्विफेक्शन है उसके अंदर सर जो इफेक्टिव स्ट्रेस जीरो होता है वो हमारे पोर वाटर प्रेशर बढ़ने के कारण होता है।
Can you tell me what is the significance of this specific gravity of material? सर जैसे प्रैक्टिकल, अगर मैं प्रैक्टिकल तरीके से बताऊं, जैसे हमारे घर जब दूध आता है तो हमें किसी भी चीज की जैसे मान के चलो मुझे चेक करना है कि दूध मेरा बेटर क्वालिटी का है कि नहीं, तो मैं उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी की हेल्प लूंगा सर, कि वो और उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी किसी एक स्टैंडर्ड फ्लूइड, लेट्स सपोज वाटर से कंपेयर करूंगा, या फिर मुझे कोई मटेरियल डिजाइन करना है कि वो पानी में फ्लोट कर सकता है कि नहीं कर सकता है, तो मैं स्पेसिफिक ग्रेविटी की हेल्प लूंगा सर। मतलब कंपैरिजन के लिए किसी एक स्टैंडर्ड फ्लूइड से मैं स्पेसिफिक ग्रेविटी की हेल्प लूंगा सर। Being a civil engineer, suppose you are geotechnical engineer. यस सर। And in that case, how will you utilize the specific gravity value? सर ये सर जैसे मुझे स्टोन्स के बारे में पता करना है कि डिफरेंट स्टोन्स होते हैं तो उनकी एक स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी, तो वो मुझे आगे जितनी भी सोइल की प्रॉपर्टीज हैं उसमें हेल्प करेगी। लेट अस सपोज मुझे इसकी डेंसिटी पता करनी है तो सर वहाँ पे मुझे स्पेसिफिक ग्रेविटी का काम आएगा। सर मुझे उसकी बल्क डेंसिटी पता करनी है तो वहाँ पे स्पेसिफिक, तो मतलब इंडेक्स प्रॉपर्टीज में हम सोइल की स्पेसिफिक ग्रेविटी का सर यूज लेंगे ही लेंगे। ओके, मान लो अगर मुझे सॉइल का बल्क डेंसिटी निकालना है, then how will you calculate? सर मैं सर लेट अस सपोज हम फील्ड में हैं और मेरी जो सोइल है वो सैंडी सोइल है, मैं क्या करूँगा सर, मैं एक मेथड यूज करूंगा जिसका नाम है सैंड रिप्लेसमेंट मेथड। मैं एक कंटेनर लूंगा, पहले मैं सबसे पहले जो मेरी वहाँ पे क्ले होगी उस जो मेरा मोल्ड होगा उससे मैं क्ले को निकाल लूंगा, तो वहाँ पे एक वॉल्यूम होगी, वो वॉल्यूम मुझे पता रहेगी सर क्योंकि मैंने फिक्स अमाउंट ऑफ मोल्ड से उस वॉल्यूम को कैलकुलेट किया है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा सर, उतने ही वॉल्यूम में सैंड को फिल कर दूंगा। मैं सैंड के बेसिस पे कैलकुलेशन करूंगा और जो सैंड वहाँ पे जितनी सैंड मेरी कंटेनर में कम हुई है तो वहां से उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल लूंगा। अब क्योंकि वॉल्यूम दोनों में कांस्टेंट है तो दोनों को कंपेयर करके मैं सर क्ले की वहां से स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल सकता हूँ, सॉरी बल्क डेंसिटी निकाल सकता हूँ। ओके, सो यू मीन टू से दैट अगर हम किन्हीं दो चीजों को कंपेयर कर रहे हैं आपस में, which one is heavier, which one is lighter, so we are taking this value of specific gravity, right? यस सर। Okay, can you define what is relative compaction? सर यस, it is the compaction that we achieved in the field to the maximum compaction that we can achieve in the laboratory sir. So can you define the compaction achieved in field, what it mean? यस सर। सर जो सॉइल है उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट का जो वेरिएशन है वो हमेशा रहता है। तो मान लो मुझे हाईवे बनाना है और किसी एक पर्टिकुलर लेवल की मुझे वहाँ पे कॉम्पेक्शन चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, उस सॉइल के मॉइस्चर कंटेंट को वेरी कराऊंगा अपने लैब में, जिसका नाम प्रॉक्टर टेस्ट है। उस एक लेट अस सपोज मैंने पहले वाटर कंटेंट डाला, फिर सॉइल को कॉम्पैक्ट किया, उसकी ड्राई डेंसिटी निकाली, तो ऐसे मैं ग्राफ बनाऊंगा। फिर वहाँ उस ग्राफ से मुझे ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट मिलेगा मैक्सिमम डेंसिटी के कोरस्पॉन्डिंग, उसको मैं चूज कर लूंगा। ओके, आप प्रॉक्टर टेस्ट के साथ जाओगे या आप मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट के साथ जाओगे? सर ये डिपेंड करेगा कि मेरी जो पेमेंट है वो किस चीज के लिए यूज हो रही है। अगर वो हैवी व्हीकल्स के लिए यूज हो रही है, जैसे अगर एयरप्लेन्स वगैरह के लिए, तो मैं मॉडिफाई के साथ जाऊंगा। अगर वो लाइटर पर्पस के लिए यूज हो रही है तो मैं प्रॉक्टर से भी जा सकता हूँ। Can you tell me the IS code which is confirming this proctor test? सर अभी याद नहीं आ रहा है। ओके, अखिल, जब हम सॉइल की लिक्विड लिमिट निकालते हैं या हम सॉइल का पीआई वैल्यू चेक कर रहे हैं, प्लास्टिसिटी इंडेक्स, तो जनरली हमारा जो मटेरियल होना चाहिए वो एक पर्टिकुलर सीव से पास होना चाहिए। सो कैन यू टेल मी द सीव, व्हिच वन सीव इज दैट? सर 200 माइक्रोन। 200 माइक्रोन? आई गेस सर। What is the smallest sieve that we have? सर 75 माइक्रोन आई गेस। 75 micron. And what do you think? These consistency limits are valid for what? Coarse grained soil or fine grained soil? Oh, I'm really sorry, sir. They are valid for fine grained soil, and our sieve should be at least less than 75 micron. But मुझे सर ऐसा याद आ रहा है कि कुछ थोड़ा सा हमने ऊपर देखा है, मतलब सीव को, मतलब 75 माइक्रोन से मुझे ज्यादा वैल्यू भी याद आ रही है। हो सकता है सर मैं गलत हूँ, क्योंकि कैसे गेंड्रे ने शायद सर थोड़ी 75 माइक्रोन से हायर वैल्यू ली थी, मुझे याद आ रहा है।
नहीं, मुझे कैसे गारंटी की वैल्यू चाहिए, मुझे IS 2720 की चाहिए, दैट इज अ कोड। सर अभी ठीक से याद नहीं आ रहा। ओके चलिए, यू सेड कि मुझे जैसे हाईवे बनाना है, सो कैन यू टेल मी कि हाईवे और रोड के बीच में क्या डिफरेंस होता है? सर हाईवे रोड का एक कैटेगरी हो गया। रोड में तो सर नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट रोड, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, विलेज रोड, ये सारे आ जाएंगे। अब हाईवे सर मतलब स्पीड के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा। अगर नेशनल हाईवे है तो उसकी डिजाइनिंग थोड़ी अलग होगी, बेटर होगी सर एज कम्पेयर टू स्टेट हाईवे या विलेज विलेज रोड से। तो हम नहीं, ऐसे अखिल मतलब डिजाइनिंग दोनों का सेम होता है, चाहे तुम नेशनल हाईवे की बात करो, स्टेट हाईवे की बात करो, डिजाइन पैरामीटर्स आर सेम। ओके सर। चेंज विल बी व्हाट, अगर वेलोसिटी में चेंज हम कर रहे हैं, स्पीड में हम चेंज कर रहे हैं, तो इतना ज्यादा चेंज नहीं है। 100 to 80 इज द लिमिट सेट इन द मोर्स मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। यस सर। ठीक है, सो चलिए, हाइड्रोग्राफ क्या होता है? सर हाइड्रोग्राफ मुझे किसी भी कैचमेंट में जो स्ट्रीम ने डिस्चार्ज दिया है उसका वेरिएशन बताता है टाइम के साथ में। ओके फाइन, सो यस रुचिन सर। Hi, yes, sir. Yes, sir. You go ahead with the feedback, sir. ओके, सो अखिल एज यू सेड, आपने इरिगेशन का थोड़ा सा स्टार्टिंग में टीच करके भी बताया, दैट इज ओके, बट इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन क्या है? सपोज एंड यू आर डिलीवरिंग द थिंग्स, तो इट शुड बी वेल नोन टू यू। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन इज अ सेपरेट थिंग, कितना टाइम के बाद आप फिर से वाटर सप्लाई कर रहे हो फील्ड को, दैट इज योर फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन। इसमें आप यस सर। डेज निकाल दो, टाइम निकाल दो, बट इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन इज व्हाट, एनुअली आप कितना कल्चरेबल कमांड एरिया इरिगेट कर रहे हो, दैट इज द इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। ओह या सर अब याद आ गया। आर यू गेट इट? यस सर अब याद आ गया पूरा। हाँ, तो क्या इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन 100% से ज्यादा हो सकता है? मेरा यस क्वेश्चन सर ये हो था सकता पहले। सर हो सकता है। ठीक है, ओके फाइन, आउटलेट फैक्टर दैट इज ओके। और इंडिया में मोस्टली जितने भी मॉड्यूल बनते हैं वो रिजिड मॉड्यूल है। ओके सर। ठीक है, हम यही चाहते हैं कि अगर मेरी डिस्ट्रीब्यूटरी के वाटर लेवल में कोई फ्लक्चुएशन हो, तो वाटर कोर्स में जो वाटर जा रहा है उसके लेवल में कोई ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होनी चाहिए। हमें कांस्टेंट सप्लाई ऑफ वाटर भेजते हैं बेसिकली, सो मोस्टली रिजिड मॉड्यूल है। इवन यू कैन आल्सो फाइंड कि हमारे पास कुछ यहाँ पे नॉन रिजिड मॉड्यूल भी हैं जो बने हुए हैं इंडिया के अंदर, लेकिन मोस्टली रिजिड मॉड्यूल है। जी सर। So you can go with this one. Liquefaction, okay, but proper liquefaction क्या होता है, थोड़ा सा आप ये चीज को इलाबोरेट नहीं कर पाए, so एक बार थोड़ा liquefaction के बारे में स्टडी करो। जी सर। liquefaction and your quick sand condition, okay, that is thing कि यहाँ पे दोनों केस में ही हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस 0 हो रहा है, और रीजन इज दैट कि पोर वाटर प्रेशर की वैल्यू बढ़ रही है। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना, एक में मेरा सीपेज प्रेशर एक्ट कर रहा है और दूसरे केस में कोई यहाँ पे हमारी एक्टिविटी हो सकती है, अर्थक्वेक के कारण कोई वाइब्रेशनल इफेक्ट भी हो सकता है। जी सर। And specific gravity, being a civil engineer, whenever specific gravity comes in picture, the one thing that hit in your brain is what? We have to check the seepage, we have to check the exit gradient, kind of with respect to the critical hydraulic gradient, G minus 1 upon 1 plus E. We have to calculate the void ratio, gamma D equal to G gamma W upon 1 plus E. We can calculate there from the void ratio. Gamma D, we can calculate gamma bulk upon 1 plus W. So these things kept in your brain. मीनिंग टू से दैट, जैसे हम इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल की बात करते हैं, परमेबिलिटी की बात करें, शियर स्ट्रेंथ की बात करें, तो जब हम ये चीजें ध्यान में रख रहे हैं तो यहाँ पे हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है, दैट इज काइंड ऑफ द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी। कहाँ पे चाहिए हमें क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, मुझे चेक करना है, मुझे कहाँ पे चाहिए, मुझे सीपेज एनालिसिस जब करना है मुझे क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट चाहिए होता है, उसके लिए मुझे जी चाहिए। अच्छा, मुझे यहाँ पे पाइपिंग कंडीशन को एनालाइज करना है, अगेन जी शुड बी देयर, मटेरियल का हमें जी वैल्यू पता होना चाहिए। जी सर। है ना, वाटर के रिस्पेक्ट में हमारा मटेरियल कितना भारी है कितना हल्का है, ये तो हम कभी चेक ही नहीं कर रहे हैं। समझ रहे हैं बात को? सर वो और माइंड इवन में आ ही नहीं रहा था, मतलब आता नो था इशू। लेकिन याद नहीं आ रहा था। और जैसे हम बल्क डेंसिटी की भी बात करते हैं, तो आप जैसे सैंड रिप्लेसमेंट का एग्जांपल दिए हो अखिल, मुझे उसमें बता दो कि आपने सैंड रिप्लेसमेंट मेथड में कहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी यूज किया? आपने वहां पे सिलेंडर का वॉल्यूम यूज किया, आपने सिलेंडर में जो सैंड आ रहा था उसका आपने मास कर लिया, तो मास अपॉन वॉल्यूम आपको वहां पे डायरेक्ट वो बल्क डेंसिटी तो मिल रहा था। समझ रहे हो बात को? इवन यस लैब सर। में जब आप प्रॉक्टर डेंसिटी टेस्ट भी करते हो, इसे आप एलसीटी लाइट कंपैक्शन टेस्ट या एक हैवी कंपैक्शन टेस्ट होता है जो मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट है, उसमें भी आप क्या करते हो, मिट्टी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट वाटर आप ऐड करते हो
और उसे आप अपने मोल्ड में फिल करते हो 3 लेयर में या 5 लेयर में, ये डिपेंड करता है कि वो लाइट कंपैक्शन टेस्ट है, हैवी कंपैक्शन टेस्ट है, एज पर IS 2720। अब आप उसमें क्या कर रहे हो, बेसिकली उसका मास चेक कर रहे हो कितना आ रहा है उस पर्टिकुलर वॉल्यूम में। मास पर वॉल्यूम इज मास डेंसिटी, सो काइंड ऑफ बल्क डेंसिटी। अगेन आप उसमें से एक रिप्रेजेंटेटिव सॉइल सैंपल लेते हो, उसका मॉइस्चर कंटेंट निकालते हो ओवन के अंदर, एंड यू आर यूजिंग द रिलेशन गामा बल्क अपॉन 1 + W, यू आर जस्ट गेटिंग द गामा D वैल्यू। यस सर, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। ठीक है। और रिलेटिव कॉम्पैक्शन, तो रिलेटिव कॉम्पैक्शन ओके, आपने इनडायरेक्टली आंसर किया बाद में, दैट इज ओके। बट रिलेटिव कॉम्पैक्शन जैसे नाम ही बता रहा है रिलेटिव कॉम्पैक्शन, सो हियर व्हाट वी आर डूइंग, द व्हाट फील्ड डेंसिटी वी ऑब्टेन एंड व्हाट डेंसिटी वी ऑब्टेन इन द लैब, ये दोनों का रेशियो होता है। समझ पा रहे हो बात को? तो इसी के लिए हमने क्या किया था, OMC निकाला था, लैब के अंदर हम ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट कितना डाल रहे हैं कि हमें मैक्सिमम ड्राई यूनिट वेट मिले। सेम हम अपनी फील्ड में भी चेक करते हैं, सो मेनी मेथड्स आ गए। और लिक्विड लिमिट जब हम कैलकुलेट करते हैं या हम PI वैल्यू ऑफ सॉइल निकालते हैं, सो हमारा जो मटेरियल होना चाहिए वो 425 माइक्रोन IS सीप से पास होना चाहिए, 425 माइक्रोन। ओके, दैट्स व्हाई इफ PI वैल्यू इज कमिंग टू बी 0, देन अगर 425 माइक्रोन से मटेरियल पास हुआ होगा तो डेफिनेटली फाइन सैंड विल बी देयर। ओके, एंड ठीक है, बाकी चीजें ओके हैं। एंड ठीक है, यस रुचिन सर। अच्छा अखिल, देखो आपका Yes, sir. इंट्रोडक्शन पार्ट बहुत अच्छा है। इंट्रोडक्शन में ऐसा कोई बहुत ज़्यादा इशू नहीं है। आपके पढ़ाने का तरीका भी अच्छा है, ठीक है, पढ़ाने का तरीका भी अच्छा है, उसमें कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं है। देखो आपने जो जवाब दिया ना, मैंने आपसे ये पूछा कि आप UPPSC में क्यों आना चाहते हैं, बिकॉज ऑफ द लाइफ स्टाइल एंड ऑल, दिस आंसर डज नॉट सीम वेरी जेन्यून। Okay, sir. लाइक मतलब ऐसा है कि आपको जो पहले जॉब था उसमें आपको आराम नहीं मिल रहा था। ओके, आपको लाइफस्टाइल नहीं बोलना चाहिए, यू नीड टू से, आपको ऐसे बोलना चाहिए कि जो मेरा प्रीवियस जॉब था उसमें देयर वाज नो वर्क लाइफ बैलेंस, जस्ट रिप्लेसिंग योर लाइफस्टाइल विद अ डिफरेंट वर्क, दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। Okay, sir. Okay, sir. वर्क लाइफ बैलेंस नहीं था। आई वांट टू हैव अ जॉब, आई वांट टू हैव अ करियर जिसके अंदर मेरा वर्क लाइफ बैलेंस भी हो। ओके, Yes, यू sir. नीड टू से समथिंग लाइक दिस। मतलब आप बात वही है, उसी बात को थोड़ा सा घुमा के बोल रहे हैं। जी सर। ओके, रेस्ट आपका पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देयर इज वन मोर फ्लॉ, थोड़ा सा फ्लॉ है आपके पढ़ाने में, आपका आई कांटेक्ट। वी एग्री कि आप लैपटॉप पे कर रहे हो तो हो सकता है आपका आई कांटेक्ट ना हो पा रहा हो, बट यस जब आप एक्चुअल में वहाँ पे डेमो दोगे, पढ़ाओगे, उस टाइम पे मेंटेन अ प्रॉपर आई कांटेक्ट विद दोज फैकल्टीज आल्सो। प्रोफेसर्स के साथ में आई कांटेक्ट भी आपको रखना है। Okay, रेस्ट sir. एवरीथिंग इज फाइन। Okay, sir. ओके अखिल, सो व्हेन इज योर नेक्स्ट इंटरव्यू? सर मैंने अभी उनको शिवानी मैम को फोन नहीं किया है ओके कि, ओके ओके, तो मैं परसों रख लूंगा सर। ठीक है, इट्स फाइन इट्स फाइन। बाकी पार्ट आपका अच्छा है, ऐसा कोई इशू नहीं है। जो आपने सर ने बोला वैसा वैसा आप थोड़ा गो थ्रू करते रहो एंड इट विल वर्क फाइन। अच्छा है। ओके सर। ओके अखिल, ओके, ओके सर। थैंक ओके यू। अगेन, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू सर।